स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का कुरुक्षेत्र मैगजीन के एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवंबर 2023 के मंथ की जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो फोकस करती है रूरल इंडिया के अंदर में टैलेंट के ऊपर में। अब टैलेंट तो दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। स्पोर्ट के अंदर में भी टैलेंट हो सकता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में भी टैलेंट हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर में भी टैलेंट हो सकता है, टेक्निकल टैलेंट भी हो सकता है, कई प्रकार के सोशल टैलेंट भी हो सकता है। तो इन सभी टैलेंट के बारे में बात की जाएगी इस मैगजीन के एनालिसिस में। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यूपीएससी के रिवीजन के लिए शायद ही कोई आपको मिलेगा, जहां पर बहुत ही डिटेल्ड वे में क्या किया गया है, एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जहां पर ना सिर्फ आप कंटेंट को रिवाइज करेंगे बल्कि साथ ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर्स जो न्यूज में है टॉपिक उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही जैसे ही आपका लेक्चर क्या होगा कंप्लीट होगा, उसके बाद में विद इन 1 आवर 50 डेडिकेटेड क्वेश्चंस उसी लेक्चर से रिलेटेड वो भी अपडेट हो जाएंगे, जिससे जो भी आपने कंटेंट पढ़ा उसकी आप क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो ये दोस्तों बैच नंबर 2 है हमारा। शाम को 5 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। 18 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसका जो प्राइस रहने वाला है 7499 रहने वाला, और इसमें आपको क्लासेस, करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड, प्लस में पीडीएफ की फॉर्म में स्टैटिक एंड करंट अफेयर की बुकलेट, साथ ही दोस्तों टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो देर नहीं करिए, आप सभी के सभी PRT लाइव कोड यूज करके इसमें क्या करें, एनरोल करें। ऐसी दोस्तों ये हमारी एक टेस्ट सीरीज है। कई सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो स्टैटिक की रिवीजन या करंट अफेयर की रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसमें 100 से ज़्यादा टेस्ट रहने वाले हैं, और टेस्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक सब्जेक्ट है आपका, तो उस सब्जेक्ट का पहले क्या किया जाएगा, 4 चैप्टर का फॉर एग्जांपल टेस्ट ले लिया, फिर 4 सब चैप्टर का टेस्ट हो गया। ऐसे ही करते करते जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा फिर उस सब्जेक्ट का क्या है, डिटेल टेस्ट है। तो आप माइक्रो लेवल पर क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी को। और मेरा एक सजेशन है जो मैं हर किसी को देता हूं कि टेस्ट की टाइमिंग आपको अपना जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके हिसाब से रखिए। तो आप ये देखिए, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा रिवीजन क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन करिए। ये जो हमारा टेस्ट है ये 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, टेस्ट के नंबर्स कम होते जाएंगे, तो ये बेटर टाइम है और बेहतरीन सिचुएशन है कि आप अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने टेस्ट को लगाना शुरू करिए। PRT लाइव कोड यूज करके, क्या PRT लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल करेंगे, तब आपको ये 3999 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस सेशन की PDF हो, चाहे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस की PDF हो, चाहे योजना, कुरुक्षेत्र, ये PDF आपको कहाँ मिलेंगी, प्रशांत तिवारी नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। अभी इसमें 86,000 फॉलोवर हैं। प्लीज़ फेक अकाउंट से थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी ट्विटर ID है, आप इसको भी ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई, रूरल इंडिया के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर हर प्रकार का टैलेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड टैलेंट। अब आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर में इंडिया इस समय पर बहुत अलग अलग लेवल पर क्या है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे आपका ओलंपिक गेम हो। तो इसके अंदर में जो भागीदारी है वो कहाँ से आ रही है, रूरल इंडिया से आ रही है। और स्पोर्ट्स का टैलेंट भी क्या है, डाइवर्सिफाइड है, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों टैलेंट हमारे पास में निकल कर आ रहे हैं। और यहां से एक और चीज समझिए, अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर में क्या करते हैं, यूथ को एंगेज करते हैं, तो यूथ ना सिर्फ एनर्जेटिक बनता है बल्कि उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो भी क्या रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है। एंड साथ में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, जो गलत एक्टिविटीज हैं, उनसे भी आप उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो स्पोर्ट्स के अंदर में जो रूरल इंडिया का पार्टिसिपेशन है, जो टैलेंट है, उसको कैसे और ज़्यादा एनहांस करें। तो यहाँ पर जो कहानी है, जैसे पारुल चौधरी जी की कहानी है, जो 28 साल की एथलीट है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 5000 मीटर की रेस में, एशियन गेम्स में, मेकिंग हर सेकेंड मेडल इन द इवेंट। और ये परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और ये दर्शाता है कि हमारे पास में कितना बड़ा टैलेंट है रूरल इंडिया में। लेकिन वहाँ पर चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस दोस्तों ये हैं कि वहाँ पर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबल नहीं होना, सपोर्ट अवेलेबल नहीं होना, एंड साथ में वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होना, जिसके कारण में कई बार ये जो टैलेंटेड हमारे पास में इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा टैलेंट का पूल है, वो क्या करता है, कई बार मिस कर जाता है। तो ये जो पोटेंशियल गैप्स हैं, इनको फिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया स्कीम। दूसरा आप देख सकते हैं टॉप स्कीम, जिसके अंदर में क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर में जो एथलीट हैं उनको क्या करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं। आप ना सिर्फ उनको फेलोशिप, स्कॉलरशिप, प्लस में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, उनको जो भी डेडिकेटेड ट्रेनिंग चाहिए वो प्रोवाइड कराना, और इसका मेन फोकस किसके ऊपर में है, आपके रूरल एरियाज में भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शहर में जाकर ही आप इतने क्या ट्रिक कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सभी के लाइफस्टाइल के अंदर में। जैसे लाइक आर्चरी, आप रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सभी के सभी आप बहुत एंशिएंट समय से देख सकते हैं। वो रामायण में भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा, महाभारत में एग्जाम्पल मिलेगा। आर्चरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट रहा महाभारत के समय पर, जहाँ पर आप सभी जानते हैं परशुराम, द्रोण, अग्निवेश, ये सभी का सभी, मतलब ये इसके अंदर में हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताने की कोशिश की गई है। और हमारे पास में तो इसके लिए मतलब आप, मैंने जैसे आपको बताया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, आपका एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, वहाँ पर तो हमारा जो टैलेंट है वो बहुत ही बेहतरीन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी इज द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ विमेन आर्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिए। जब हम एथलीट को देख रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट करेंगे कि जितने ही ज़्यादा मेल एथलीट क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उतनी ही विमेन एथलीट भी क्या है, परफॉर्म कर रही है, आगे आ रही है। तो ये कई मायने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे आप देखिए, एट एशियन गेम्स 2022 विमेन आर्चर वॉन 3 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज, मेकिंग द कंट्री प्राउड एट इंटरनेशनल लेवल। यंग गर्ल्स, women from rural India have role models who come from similar backgrounds and overcome challenges to succeed. अब मैं जो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि रूरल इंडिया में स्पोर्ट को परस्यू करना, वैसे तो शहरों में भी इतना आसान नहीं है, बट रूरल इंडिया के अपने अपने और भी चैलेंजेस रहते हैं। वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आपके लिए बैरियर रहता है, और अगर आप गर्ल हैं या विमेन हैं तो और ज़्यादा वो बैरियर और ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, सोसाइटी के बैरियर, फाइनेंशियल कंडीशंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं होना, ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल करना, प्लस में फिर ट्रेनिंग के बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करना, जो आपको मैंने बताया, न्यूट्रिशन सपोर्ट नहीं होना, साथ में क्या है, गाइडेंस डेडिकेटेड अवेलेबल नहीं होना। इन सब चीज़ों को बीट करते हुए अगर आप नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, तारीफ के योग्य है। तो कई बार आप चीज़ ये सुनते होंगे कि हमें स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो स्पोर्ट्स से एक तो यूथ की जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरी चीज़ आप ये लिखेंगे कि वहाँ पर जो फिजिकल डेवलपमेंट है एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट वो भी इंक्रीज होती है। प्लस में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो क्या करता है, कई सारे सोशल बैरियर्स को भी ब्रेक करता है, ये भी आप लिखेंगे। तीसरी चीज, आप स्पोर्ट्स को जब नर्चर करना चाहते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करते हैं, तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। थर्ड चीज क्या करेंगे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन को एनहांस करना, जो कि क्या करेगा, आपकी जो यूथ है जो किसी भी गलत डायरेक्शन में जा सकते, जैसे एक है कि ड्रग्स का जो अब्यूज है उसको आप क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर में एंगेजमेंट को इंक्रीज करके।
ये रीजन है दोस्तों, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है वो, बल्कि आपका मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट होता है एक पर्सन का, वो क्या करता है, स्पोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स को रूरल इंडिया में क्या कर रही, कॉन्टिन्यूस प्रमोट कर रही है, जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं खेलो इंडिया स्कीम, जिसको हम 2021 से 2022 से हमने क्या किया, 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया। इसके लिए हमने 8,750 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड फाइनेंशियल कॉस्ट को क्या किया है, अंदाजा लगाया, जिसमें से हम हर ईयर में क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। तो इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव क्या क्या, जैसे कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, स्टेट लेवल पर क्या करना, खेलो इंडिया सेंटर्स बनाना, एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन करना, टैलेंट को सर्च करना, क्या करना, टैलेंट को सर्च करना। तो वन ऑफ द मेजर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इज खेलो इंडिया स्कीम, which promotes sports in entire country including rural areas. This scheme provides a platform to showcase sporting skills and sport talent at national level, as well as development pathways for gifted and talented children. मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। खेलो इंडिया एथलीट्स आर आइडेंटिफाइड, सिलेक्टेड एंड प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6.2 लाख पर एनम। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा उनके, चाहे न्यूट्रिशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो उनको नीड है वो क्या किया जाता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उनकी डाइट में, इक्विपमेंट में, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट, कोचिंग हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस, कंज्यूमेबल, ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। ठीक है, द स्कीम ऑल्सो ऑफर्स नेशन वाइड प्लेटफॉर्म फॉर बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, तो आप वहाँ पर जब परफॉर्म करते हैं तो एम्फेसिस क्यों किया जा रहा है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, बार बार इसीलिए किया जा रहा है कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो यूथ का पार्टिसिपेशन क्या होता है, एक्टिवली इंक्रीज होता है, जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेगा बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सो इन्वेस्टिंग इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज not only nurtures sporting talent but also builds healthier and more vibrant communities, bridging the urban-rural divide, ensuring that every corner of nation can partake in benefit of the sports। यही बताया मैंने आपको, जो सोशल बैरियर्स हैं, रूरल अर्बन बैरियर्स हैं, जेंडर बैरियर्स हैं, इन सभी को क्या करने में, ब्रेक करने में हेल्पफुल रहता है। एज वेल एज जो ड्रग अब्यूज़ है उसको भी डिफीट करने में, उसको भी हराने में क्या करता है, स्पोर्ट्स एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। एंगेजिंग द यूथ इन स्पोर्ट्स ऑफर सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस while acting as a powerful deterrent against drug abuse in rural areas। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट्स के अंदर में इन्वेस्ट करना। आज से कुछ समय पहले तक जनरली ये कहा जाता था कि ये स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ें हैं ये इतनी कॉस्टली होती हैं, इनके अंदर में ज़्यादातर कौन, शहर के लोग ही क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस मिथ को क्या तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, एज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट, इट इज क्रूशियल टू एक्नॉलेज द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ एथलीट्स हु इमर्ज फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग, डिफाइंग द ऑड्स टू सिक्योर विक्ट्रीज एट ग्लोबल लेवल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो अचीवमेंट है, ये क्या कर रही है, हमारे और भी यूथ को क्या करती है, मोटिवेट करती है। एज वेल एज गवर्नमेंट का सपोर्ट और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए, और ज़्यादा जो क्या मैं न्यूट्रिएंट सपोर्ट है वो इंक्रीज होना चाहिए, मोर एक्टिव, मोर यूनाइटेड सोसाइटी बनाने के अंदर में। दैट्स इट। तो अच्छा एक टॉपिक है। दूसरा क्या है, डेवलपिंग टैलेंट इन हेल्थ केयर। अब आप सभी जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। सो इस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन के लिए हमारे पास में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो उस टैलेंट को कैसे डेवलप किया जाए रूरल एरियाज में, और इस टैलेंट को डेवलप करने के लिए आप स्कूल लेवल से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैज नियरली 64% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज विद मैनी स्टिल पुअर। तो एलिवेट करना है आपको पॉवर्टी को, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस करना है। यह भी बहुत जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हो, टैलेंट को प्रमोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने आपको बताया रूरल रीजन के अंदर में यूथ टैलेंट कैसे स्किल ट्रेनिंग हो, कैसे उनको जो ह्यूज गैप है ट्रेंड मैन पावर क्रिएट करने में उसको कैसे फिल किया जाए। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये गैप बहुत ज्यादा, अगर आप देखें रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज ओनली 0.6 फिजिशियन एंड 1.3 नर्सेज पर 1000 पीपल। तो यहां पर शॉर्टेज हमें नजर आती है स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर की। और अभी हमने देखा कि जो लार्जर पॉपुलेशन है वो कहां पर है, रूरल इंडिया में है। और रूरल इंडिया में ही अगर हमारे पास में ये जो टैलेंट या फिर ये स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे तो क्या होगा, रूरल से माइग्रेशन भी होगा। इमरजेंसी की सिचुएशन में भी क्या होता है, रूरल से अर्बन एरिया की तरफ में लाना पड़ता है। और दूसरी चीज, जो बेसिक हेल्थ कम्युनिटीज हैं, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो भी हम क्या है अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टैप द ह्यूमन पोटेंशियल स्पेशली ऑफ रूरल यूथ and women to overcome these shortages. To meet these ever-growing demands, India needs another 15.4 lakh doctors and 24 lakh nurses. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको अचीव करने के लिए अब जैसे आप देखते हैं आयुष्मान भारत को हमने इंक्रीज किया है, तो इससे जो हेल्थ केयर पर्सनल की जो डिमांड है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, ना सिर्फ लार्जर सिटीज में बल्कि स्मॉलर टाउन विलेजेस में भी। तो अर्जेंट नीड क्या है कि हमें इसे एनहांस करने की जरूरत है ट्रेन्ड हेल्थ पर्सनल की। जैसे आप देख सकते हैं एटलीस्ट हमें 2.5 डॉक्टर्स एंड 5 नर्सेज पर 1000 पीपल चाहिए, कब तक, आपके 2023 एंड 2024 तक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हेल्थ केयर सेक्टर में टैलेंट को डेवलप किया जाए। इवन आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैज रिकमेंडेड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड डेवलपिंग अ कार्डर ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 एम्ड एट जनरेटिंग 15 लाख जॉब्स इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर बाय 2022 एंड 2023। तो हमें इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो कोलैबोरेट कर रही है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, कि कैसे वो ट्रेनिंग एंड स्किलिंग कर सके हेल्थ केयर सेक्टर में और अलाइड सेक्टर में। गवर्नमेंट का जो विजन है आयुष्मान भारत का, वहां पर क्रिएशन ऑफ क्वालिफाइड स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ वर्कर, इनको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर स्कीम ले आए, कह दें कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं, बट वो पर्सन उसको अवेल कर पाए, उसके लिए वो सुविधाएं पहुंचाने वाले वर्कफोर्स भी तो होने चाहिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मैं आपको कोविड का एग्जांपल दे सकता हूँ। कोविड जिसका मेजर जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ अर्बन एरिया में था, तब भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ने उसकी जो हीट है उसको क्या क्या फील किया था। नाउ सपोज अगर ये रूरल इंडिया के अंदर में भी स्प्रेड होता उसी इंटेंसिटी से, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना ज्यादा परेशानी के उसमें आ सकता था, ये आप जानते हैं। तो स्किलिंग होना, अब जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बने। डॉक्टर के लिए और नर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल से कॉलेजेस से ही क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। बट अदर जैसे एडवांस केयर सपोर्ट के साथ साथ में जो बेसिक केयर सपोर्ट है, होम केयर सपोर्ट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं सैंपल कलेक्शन सपोर्ट हो गया, इमरजेंसी केयर सपोर्ट हो गया, हैंडलिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, ये सब भी तो चीजें क्या करी जा सकती है, स्किलिंग करी जा सकती है, इनको भी तो इंक्रीज किया जा सकता है। तो इनकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ड्यूरेशन 21 डेज की क्या करना, प्रोवाइड कराना। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैं उनकी अपस्किलिंग करना, जिनको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग ऑफ द ड्राइवर्स इन हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ सपोर्ट मेडिसिन इक्विपमेंट्स, ये भी प्रोवाइड किया। ये सब चीजें क्या है, हेल्थ के सपोर्ट में तो काम करेंगे ना। मतलब समझ रहे हैं ना कि जी हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम में हम हमेशा डॉक्टर एंड नर्सेज की बात करते हैं कि वो नंबर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन साथ में इनकी भी तो बात करनी चाहिए हमें, जो हम दूसरी ये बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ड्राइवर की, जो सैंपल कलेक्ट करने की, जो क्या हमें मेडिकल इक्विपमेंट को सपोर्ट करने, ये भी तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज ब्रॉट वोकेशनल एजुकेशन टू द फोरफ्रंट। It stresses on the exposure to the vocational education not only at higher education but at secondary and middle level as well.
तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो ज़्यादा कहती है क्या, ट्रेनिंग के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो भी क्या हो, अवेलेबल हो, जिससे जो यूथ है हमारा वो क्या हो, एम्प्लॉयबल हो। ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। टू ओवरसी इट्स एफिकेसी द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इस समय पर, intends to constitute a national committee for integration of vocational education। ये चीज़ डेवलप हुई जो ये देखिएगा कि भाई वोकेशनल एजुकेशन कैसे आगे बढ़ रही है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे लिंक्ड हैं आपके स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी से, आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को अगर आप देखें, टारगेट्स रिलेटिंग टू स्किल डेवलपमेंट, 4.4 देखिए, वो क्या कहता है कि सब्सटेंशियली हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ यूथ एंड अडल्ट हु हैव रेलेवेंट स्किल्स इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स। 4.5 क्या कहता है, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, एंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ऐसे आप देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 8 वो क्या कहता है, वो ये कहता है सब्सटेंशियली रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन और ट्रेनिंग। मतलब जो यूथ है जो एजुकेशन में होना चाहिए, ट्रेनिंग में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, इनके नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, डेवलप करना है ग्लोबल स्ट्रेटजी को कि कैसे यूथ एम्प्लॉयमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली है, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्योंकि इस गैप के अंदर में विमेन का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो विमेन के एम्पावरमेंट के लिए कि विमेन को स्किल प्रोवाइड किए जाएं, विमेन की स्किल अपग्रेडेशन, इसके ऊपर में भी स्पेशल फोकस हमें देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे सोसाइटियल बैरियर्स भी रहते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन जो क्या है, मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए, किसको, विमेन को प्रोवाइड की जाए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। इट हैज़ पार्टनर विद द अदर इनिशिएटिव्स लाइक आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि कैसे हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट कर सकते हैं कि जिससे रूरल इंडिया में डेवलपमेंट हो। अब आप देखिए, जनरली जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं हमारे ध्यान में सिर्फ आता है कि बड़े बड़े सेटअप लगाना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे बुनकर हैं, कढ़ाई करने वाले, बढ़ई, सुथार, कारपेंटर, ये सब भी तो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप ही है। तो इनको अगर हम आगे की तरफ में क्या करते हैं, पुश करते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पर 1 या 2 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, 3 लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, ये भी तो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो वहां के रूरल इंडिया के जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना चाहिए, और ज्यादा पुश करना चाहिए। इसके अंदर में आप प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा स्कीम है उसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया का जो हैवी रिलायंस है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर में लाइवलीहुड के लिए, जिसके कारण में धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रखी है। एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी नीड है उतने से ज़्यादा लोग होते हैं, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साथ में जो कल्टीवेशन के बराबर लैंड थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, श्रिंक होती जा रही है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके कारण में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे पर्सन अब एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा अदर ऑप्शंस देख रहे हैं। तो इट हैज बिकम क्लियर दैट सोनली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर रूरल इनकम इज नॉट सूटेबल, नॉट सस्टेनेबल। तो हमें दूसरे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें रूरल इंडिया का भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके डेवलपमेंट के लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, किसको, रूरल यूथ को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगा माइग्रेशन। आप ये चीज देखिए, अगर रूरल इंडिया में ही आप क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लें, तो क्या होगा, रूरल टू अर्बन एरिया के अंदर में जो माइग्रेशन होता था उसको क्या कर पाएंगे, आप कम कर पाएंगे। इनडायरेक्टली इन कैन इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड इवन एलिवेट अर्बन प्रेशर थ्रू रिवर्स माइग्रेशन। तो बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया जैसे जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे सेटअप हो सकते हैं, छोटे छोटे क्या नाम है एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस है क्या, आर स्मॉल स्केल बिजनेसेस with limited investment and turnover, often catering to local markets. They typically have fewer employees and localized focused on product or services. तो क्या होगा, इससे जो माइग्रेशन है उसको भी आप रोक सकते हैं, प्लस में क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपके उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हैं उनको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो माइक्रो बिजनेसेस प्ले अ पिवटल रोल in emerging economies by creating jobs, cutting cost and stimulating economic growth. तो गवर्नमेंट इनको क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है लो इनकम एरियाज के अंदर में, जिससे क्या हो सके वहां पर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो क्या क्या एडवांटेजेस है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के, फ्लेक्सिबिलिटी एंड adaptability. Micro entrepreneurs can swiftly adjust to market changes, make decisions without bureaucracy and balance work. फ्लेक्सिबल रहता है, कम काम कम है तो जल्दी जल्दी समेटा जा सकता है सारी चीज़ें। लो बैरियर्स टू एंट्री, मिनिमल इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ऐसी जो ज़रूरत होती है वो नहीं होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम किया जा सकता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोकल क्या है इश्यूज हैं, जो लोकल परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल देते हैं कि मान के चले किसी एरिया में जैसे एग्जांपल देते हैं पराली वाला, हम बार बार बात करें तो पराली के लिए जरूरी थोड़ी कि बहुत बड़ा एक सेटअप लगाया जाए, 10-12 लोगों का भी एक सेटअप लगाया जा सकता है। तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वहाँ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है, प्लस में क्या है वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी कर रहा है। तो जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करेगा और लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इनोवेशन और डाइवर्स ऑफरिंग, दीज स्मॉल बिजनेसेस फॉस्टर इनोवेशन, provide diverse goods and services, might not be available through larger corporation. ये भी आप समझ सकते हैं। तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इकोनॉमिक रेसिलियंस में क्या कर सकता है, हमें हेल्प कर सकता है। और जो फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट होता है कहाँ पर, रूरल एरिया में, उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो ऐसी एक स्कीम है एस्पायर, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा करके एक एस्पायर स्कीम है। ठीक है, आप इसको देखिए तो इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, कैसे क्या किया जाए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप को, कहाँ पर, इंडिया के अंदर में ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस को और प्रमोट कर रहा है इनोवेशन को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एस्पायर स्कीम और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रो इंडस्ट्री इज प्रमोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और दिस प्रोग्राम टारगेट्स द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, प्रमोट इनोवेशन। ठीक, तो लाइवलीहुड वगैरह में काम करेगा। ऐसे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके अंदर में क्या किया गया, रीफाइनेंसिंग करी गई। रीफाइनेंसिंग क्या कि कैसे आपको लोन मिल सके। ठीक है, यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सके 10 लाख तक रुपए का, जैसे शिशु किशोर तरुण कैटेगरी के अंदर में। अब वो जो माइक्रो फाइनेंसिंग होगी, यानी कि जो पैसा मिलेगा आप उससे क्या कर सकते हैं, अपना सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप को इन्हांस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर में, ठीक है, इट कैटेगराइजेज लोन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड अदर फाइनेंशियल अप टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और कोलेटरल फ्री जैसे प्रोवाइडर्स, वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे के सारे इसको ले सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड सिडबी के द्वारा किया गया। दिस स्कीम स्ट्रेंथन द लोन डिलीवरी सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटेशन अप टू 200 लाख विदाउट रिक्वायरिंग कोलेटरल, जिसमें स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो फर्म्स क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। तो कंक्लूजन क्या है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें इसे और ज़्यादा मतलब क्या मैं, अगर हम इसे रूरल इंडिया की तरफ लेकर जाएंगे, रूरल इंडिया की तरफ में इसको डेवलप करेंगे, तो ये हमारी बहुत सारी जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट है कि हम रूरल एजुकेशन के अंदर में कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसे टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि
कोविड के समय पर एजुकेशन कॉन्टिन्यूसली लोगों को मिल सके, उसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। मोबाइल फ़ोन हो गया, लैब्स हो गई, वर्चुअल लैब्स हो गई, लैपटॉप के थ्रू क्लासेस हो गया, जूम से क्लासेस, सारी चीज़ें आपने देखा ही है। तो अगर रूरल इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है तो हमें क्या कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर में। प्लस में वहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे पास में टीचर्स हैं उनको अपस्किल करने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में भी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन रूरल एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर में, जहां पर 14.89 लाख स्कूल्स हैं, 95 लाख टीचर्स हैं, नियर बाय 26.52 करोड़ स्टूडेंट हैं वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। अगर देखें विद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 100.13%, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्री लेवल चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन द स्कूल्स। पॉइंट नोट करिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, चलिए एनरोलमेंट तो हो गया एलिमेंट्री लेवल पर, लेकिन उसके बाद में ड्रॉप आउट होता रहता है। जैसे देखिए, ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल इज स्टिल मेजर चैलेंज विद 1.5% प्राइमरी लेवल पर इतना ड्रॉप हो जाते हैं, फिर 3.8% अपर प्राइमरी पर ड्रॉप हो जाते हैं एंड 12.6% सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने क्या किया, एडमिशन लिया एलिमेंट्री बिल्कुल नर्सरी लेवल पर, तो उसमें से कुछ प्राइमरी लेवल पर छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में क्या अपर प्राइमरी लेवल पर छोड़ देंगे, फिर सेकेंडरी लेवल पर छोड़ देंगे। और इसमें नंबर जो है आपका गर्ल्स का आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इन ड्रॉप आउट्स के अंदर। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये फोकस करती है कि कैसे रिमोट एरियाज़ में स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए, उनका एनरोलमेंट इंक्रीज़ किया जाए, और ना सिर्फ एनरोलमेंट इंक्रीज किया जाए बल्कि उनका पास में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी उनको मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए क्या है, आप वहाँ पर टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज बाय एम्फेसाइजिंग एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जहां पर आप स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव टू नर्चर टैलेंट इन रूरल इंडिया, स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटीज। समग्र शिक्षा, कला उत्सव, रंगोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बैंड, बहुत सारे कंपटीशन है जिनको क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। प्लस में क्या किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को, ऑनलाइन लर्निंग को कैसे रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचाया जाए इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। सैटेलाइट के थ्रू ऑनलाइन पूरा क्या क्या रिपोजिटरी क्रिएट करके, बुक्स की रिपोजिटरी क्रिएट करके, जिससे क्या है चाहे बच्चा कहीं पर भी किसी भी कोने में रहता हो उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। बल्कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन लैब को भी क्रिएट किया जाए, कई सारे रिमोट एरिया में क्वालिटी लैब्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो वर्चुअल लैब्स एक क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, वर्चुअल लैब्स का भी ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे क्या रूरल इंडिया के अंदर में बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। जैसे समग्र शिक्षा लार्जेस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन है, वहाँ पर हाई क्वालिटी ई कंटेंट तो प्रोवाइड कराया जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि बुक्स, ई कंटेंट, स्मार्ट क्लासरूम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को, हाई क्वालिटी ई कंटेंट अंडर कौन सा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा के तहत में क्या करना, क्रिएट करना। ये सब चीज़ें की जा रही हैं जिससे जो रूरल इंडिया है वहाँ पर क्या मिले, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। प्लस में एक डेटाबेस को क्रिएट करना, ये प्रीलिम्स के अंदर में आ सकता है, UDISE, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है UDISE का, और इसके अंदर में क्या है, आप रियल टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इवैल्यूएशन मिल जाएगा सिस्टम का। तो ये क्या होता है, फिल करना रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट, एग्जामिनेशन रिजल्ट, सब कुछ इसके अंदर फिल करना रहता है। तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल क्लियर यहाँ से आपको डाटा मिल सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का। ठीक है, प्लस में ऐसी ही कई सारे कंपटीशन या कई सारे रैंकिंग का मैकेनिज्म को लाया गया, जैसे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसमें स्टेट्स को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में लाया जा रहा है कि भाई आप एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करिए कि कौन अपने स्टेट में, कौन यूनियन टेरिटरी अपने
यूनियन टेरिटरी के अंदर में बेहतर और बेहतरीन एजुकेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, बिल्कुल बेसिक लेवल तक, सिर्फ कॉलेज की एजुकेशन ही नहीं, स्कूल एजुकेशन, जिससे क्या है धीरे धीरे क्या होगा, आप स्कूल एजुकेशन में क्या ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ला सकते हैं। ये हेल्प करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन से स्पेसिफिक इंटरवेंशन करने चाहिए, कहाँ कहाँ पर क्या करा जा सकता है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ऐसे आप पीएम ई विद्या की दीक्षा देख सकते हैं, ठीक है, जो ये किस लिए है कि ब्रिजिंग एजुकेशन लर्निंग गैप्स अमंग द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग आफ्टर कोविड लॉकडाउन। तो दीक्षा क्या है, ई कंटेंट फॉर स्कूल एजुकेशन। शिक्षा वाणी आप देख सकते हैं, यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, इनका यूज करना, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, एंड स्वयं प्रभा क्या है, टीवी चैनल। तो पीएम ई विद्या वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक and is one of the such comprehensive initiative that ensures coherent access to digital education through a multimodal approach. तो digital platform of Ministry of Education क्या है, दीक्षा has been declared as one nation one digital platform. दीक्षा can be accessed by learners and teachers as well as, दोनों से, तो टीचर्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग में, ट्रेनिंग के अंदर के लिए अंदर में अवेलेबल है, और लर्नर्स के लिए भी अवेलेबल है। दीक्षा प्रोवाइड्स एक्सेस टू द लार्ज नंबर ऑफ करिकुलम्स, ई कंटेंट अवेलेबल है ही, उसके केसेस सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसके लिए, टीचर्स के लिए, क्विजेज अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से आप दोनों को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को तो एजुकेशन पहुँचा ही रहे हैं, साथ में टीचर्स अपनी क्वालिटी एंड नॉलेज को कैसे और ज़्यादा इंक्रीज करें, उसका भी आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। 200 टीवी चैनल्स, पीएम ई विद्या 12 DTH TV चैनल सेट ऑफ ऑन द इट्स जर्नी 1 सितंबर 2020, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। 2022 के बजट में देखा जाए तो ये कहा गया 200 DTH TV चैनल्स रहेंगे, ठीक है, फॉर एनेबलिंग एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो क्या करेगा, टीचर्स के डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, बल्कि जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में भी क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। डीटीएच चैनल्स आप देख सकते हैं, रेडियो, ई कोर्सेज ऑन स्वयं, ठीक है, आईटी पैल, ई कंटेंट्स फॉर दिव्यांग, दीक्षा, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में है, पीएम ई विद्या के अंदर में है। टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऊपर में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक। तो कंक्लूजन ये, द 21st सेंचुरी हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग। अगर आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी ना होती तो आप और हम कैसे ऑनलाइन कनेक्टेड होते, एंड आने वाले समय में ये हाइब्रिड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों, ये ऑनलाइन कंटेंट के कारण में ही क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन के पास में पहुंच रही है। सही मायने में जो एजुकेशन है वो क्या हो रहा है, डेमोक्रेटाइज हो रहा है। तो इसको और ज़्यादा क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्वालिटी को भी इन्हांस करना है। ये मेन फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे चाहे रूरल एरिया हो चाहे रिमोटेस्ट एरिया हो, वहाँ तक क्या है, एजुकेशन को पहुँचाया जा सके, और सिर्फ एजुकेशन को ना पहुँचाया जा सके बल्कि क्वालिटी एजुकेशन को पहुँचाया जा सके। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस, अब आप देखते हैं कि रूरल एरिया के अंदर में बहुत सारे बिजनेस सेटअप लगते हैं, एंटरप्राइजेस क्रिएट होती हैं, तो उनके अंदर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रास रूट लेवल पर जॉब क्रिएशन होता है, सोशल जो बैरियर्स है वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, आपका रेवेन्यू जनरेशन होता है। ऑफिशियल डाटा अगर देखा जाए 2022 का, तो इंडिया हाउसेज मोर देन 63 मिलियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विद अ सब्सटेंशियल 94% बीइंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। बट इनके साथ में कुछ चैलेंजेस भी तो हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंजेस क्या है कि फंड अवेलेबल नहीं होना, है ना। दीज एंटिटीज आर क्रूशियल फॉर लेवरेजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, एस्टैब्लिशमेंट पार्टनरशिप का हो रहा है, सिक्योर फंडिंग मिल रही है, ठीक है, आइडियल सेविंग को क्या है आप यूटिलाइज कर रहे हो बिजनेस आइडिया के अंदर में, जिससे क्या हो रहा है, होलिस्टिक रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो अभी हमने देखा कि कंसर्न क्या, पहले एक बार देख लेते हैं टाइप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो टाइप के हम देखते हैं, एक प्रोप्राइटर, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोल सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है ना, और दूसरा होता है ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ
दिक्कतें हैं उनसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, जिससे आप क्या रिसोर्सेज जो आपके पास में है वो यूटिलाइज अच्छे से हो जाए। वन ऑफ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस लाई इन द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल ऑफ एंड लेबर। उनको क्या कर सकते हैं आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दीज एंटरप्राइजेज हेल्प इन मोबिलाइजिंग रूरल सेविंग, जो रूरल में आप सेविंग कर रहे हैं तो आप सही में अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, जिससे क्या है फंड और ज़्यादा क्या हो सके, क्रिएट हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में तो हेल्प है ही, तो रूरल एंटरप्राइजेस सर्व एज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल रीजन। दे इफेक्टिवली एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बाय क्रिएटिंग एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकली। उससे क्या होता है, जो रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट करती है अर्बन एरिया में, वो क्या होता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। मतलब आप ये चीज़ समझिए ना कि अगर रूरल एरिया में ही क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो आखिर कोई पर्सन रूरल से अर्बन में क्यों माइग्रेट करेंगे। ये इन्हीं सब चीज़ों के अंदर में क्या होता है, लैक होता है, तभी तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो अगर आपने इनको एड्रेस करना शुरू कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये देखिए माइग्रेशन कंट्रोल, द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस प्ले पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर आप सोचिए रूरल एरिया से हर कोई अगर अर्बन एरिया में ही आ जाए तो जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है वो कैसे रहेगा, ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स वो कैसे रहेंगे। तो इन सेक्टर्स को भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में ही सोशल जो एविल्स हैं, अगर रूरल एरिया के अंदर में जो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होंगे तो जैसे पॉवर्टी, स्लम डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, सबसे पहला तो क्या नोटिसेबल पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या हैं, जैसे अवेयरनेस लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर में लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं फार्मिंग कम्युनिटीज़ के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है वो भी इंक्रीज हो रही है। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। ट्रेडिशनल स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट वो भी क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी है, जैसे सबसे पहला फंड, दूसरा सोसाइटी, तीसरा जेंडर बायस्ड, ये भी बहुत बड़ा एक अभी भी क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फंड का इजीली अवेलेबल नहीं होना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अगर एंटिटी है आपके पास में तो उतने क्वालिटी लेवल पर और साथ में उतने स्केल पर क्या है, अवेलेबल नहीं होना। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस भी अभी हैं। तो अभी हमें इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो इन चैलेंजेस को सॉल्यूशन के लेवल पर अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो हमें पॉलिसी सपोर्ट देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग रूरल यूथ की करनी पड़ेगी, किसके लिए कि वो इंटरेस्टेड हों एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, और सेंट्रल स्टेट लेवल पर दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव, उसमें से एक इनिशिएटिव मुझे ऐसा लगा आपको पता होना चाहिए, वो है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये सब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कई सारे ट्रेनिंग हैं जो क्या करते हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, फाइनेंशियल एक्सेस, मेंटरशिप टू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। दे ऑल्सो सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस टू एक्सपेंड एंड कैपिटलाइज। सिविल सोसाइटीज एंड NGOs का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिविल सोसाइटी organization and non-governmental bodies play a significant role in complementing government efforts. Their active involvement in establishing support mechanism, offering mentorship by industry expert, establishing incubation centers, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ये भी एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कंक्लूजन क्या है कि नीड है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की, जिससे जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो ना सिर्फ डेवलप हो बल्कि सस्टेनेबल वे में डेवलप हो। तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करे, फ्लरिश करे, और फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में, जॉब क्रिएशन के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों ये रूरल इंडिया के अंदर में जो टैलेंट है, टैलेंट हमने देखा डिफरेंट, उनको एनहांस करने की, उनको नरिश करने के ऊपर में ये आर्टिकल फोकस था। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है, एग्जाम में, मेंस में ऐसे टॉपिक आते ही रहते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सभी को मेरे ख्याल में मिस नहीं करना चाहिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। ऐसी ये दोस्तों हमारे पास में टेस्ट सीरीज़ है, इसको भी आप ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। PRT लाइव कोड ही आप सभी को यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।